आज हम सोशल मीडिया से इतने ज़्यादा फेमिलियर हैं कि टिकटॉक, एफबी, स्नैपचैट के ज़रिए हम दूर बैठे किसी को भी अपना दोस्त बना लेते हैं। और कुछ फ्रेंड इतने ज़्यादा फेमिलियर हो जाते हैं कि हम उनसे दिन रात चैटिंग और कॉल पे बात करते हैं। इतना ही नहीं, जब हमें उन पर भरोसा हो जाता है तो हम उनसे मिलने के लिए उनके घर तक चल जाते हैं। यही गलती कोरिया की 13 साल की लड़की ने भी की थी और ये गलती उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इसके बाद उस लड़की की ज़िंदगी जीते जी नर्क में बदल गई। आखिर क्या हुआ था उस मासूम लड़की के साथ, जानेंगे इस वीडियो में। इस कहानी की शुरुआत होती है जून 2003 में, जब उल्सान सिटी में रहने वाली 13 साल की चोई की दोस्ती फ़ोन कॉल पे मरियांग सिटी में रहने वाले पार्क से होती है। फिर दोनों चैटिंग करने लगते हैं। 6 महीने चैटिंग करने के बाद जनवरी 2004 को पार्क अपने गेस्ट हाउस में चोई को मिलने के लिए बुलाता है। क्योंकि चोई पार्क को 6 महीने से जानती थी तो वो उससे मिलने के लिए मरियांग चली जाती है और यहाँ से शुरू होती है हैवानियत की असली कहानी। चोई पार्क के घर आ जाती है और गेट ठकठकाती है। पार्क गेट खोलता है पर उसके हाथ में लोहे की रोड होती है, इसे वो चोई के सिर में मार देता है और चोई वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। पार्क चोई को अंदर ले जाता है, जहां पर पार्क के 11 से 12 दोस्त इंतजार कर रहे होते हैं। वो लोग बारी बारी से चोई का गैंगरेप करते हैं और उसका वीडियो भी बना लेते हैं और चोई को डराते हैं कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो वो वीडियो को इंटरनेट पे फैला देंगे। और ये सब यहीं ख़त्म नहीं हुआ। वो लोग बार बार चोई को बुलाते और उसके साथ रेप करते, उससे मनी एक्सटॉर्ट करते। और इतना ही नहीं, वो लोग पब्लिक प्लेस, बसेस और पब्लिक वॉशरूम में चोई को सेक्सुअली असॉल्ट करते थे। और हद तो जब हो जाती है जब वो लोग चोई को अपनी छोटी बहन को उनके पास लाने के लिए फोर्स करते हैं। चोई डर के मारे अपनी छोटी बहन को उनके पास ले जाती है। वो लोग उसके साथ भी वही करते हैं और सेक्स इंस्ट्रूमेंट से असॉल्ट करते हैं। वो लोग चोई को गंदी गंदी वीडियो बना के भेजने के लिए बोलते थे और चोई को मजबूरन भेजना पड़ता था। आप लोग सोच सकते हैं कि चोई इतनी छोटी एज में किस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही थी। 1 साल तक इतना सब कुछ झेलने के बाद भी वो अपने घर वालों को कुछ नहीं बता पा रही थी, क्योंकि उसके पापा बहुत शराब पिया करते थे, जिसके चलते चोई की मम्मी और उसके पापा के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते थे, जिससे परेशान होकर चोई की मम्मी घर छोड़कर चली जाती है। चोई अपने पापा के साथ रहती थी। उसके पापा रोज पी के आते और उसके साथ फिजिकल वायलेंस करते। अब 14 साल की चोई अकेली पड़ गई थी। वो अंदर से पूरी तरह टूट गई थी और इन सब से तंग आकर एक दिन वो बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स खाकर सुसाइड करने की कोशिश करती है, पर उसे बचा लिया जाता है। चोई की आंटी उससे पूछती है तो चोई उन्हें सब कुछ बता देती है। चोई की आंटी केस फाइल कर देती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो उन्हें पता चलता है कि चोई अकेली लड़की नहीं है। उन लोगों ने चोई को मिलाकर अब तक 5 लड़कियों को सेक्सुअली असॉल्ट किया है और मनी एक्सटॉर्ट किए हैं। इस केस में अब तक 120 लोग शामिल थे, जिनमें से 44 लोग डायरेक्टली गैंग रेप में इन्वॉल्व थे और 75 लोग इनडायरेक्टली क्राइम होते हुए देखते और रिकॉर्ड कर लिया करते थे, जिनमें कुछ लड़कियां भी थी जो उन लोगों की गर्लफ्रेंड्स थी। उन्हीं में से कुछ लड़कियों ने चोई के कुछ वीडियो इंटरनेट पे लीक कर दिए थे। इतना सब पता चलने के बाद भी पुलिस चोई के साथ ही बैड बिहेव करती है और चोई से पूछती है, क्या तुमने उन्हें सेड्यूस नहीं किया? तुमने ही किया होगा, इसलिए उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही मरियांग शहर बदनाम हो रहा है। चोई ये सब सुनकर डर जाती है और फीमेल ऑफिसर की डिमांड करती है, पर उसे फीमेल ऑफिसर प्रोवाइड नहीं किया जाता। चोई को क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। क्रिमिनल्स को एक कमरे में ले जाया जाता है। उसी कमरे में चोई को भी उन्हीं के सामने ले जाया जाता है और डायरेक्टली पॉइंट करके चोई से पूछा जाता है, क्या इसने तुम्हारे साथ रेप किया है? क्या इसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है? और ना जाने क्या क्या। हद तो जब हो जाती है जब पुलिस चोई की इन्फॉर्मेशन लीक कर देती है, जिससे क्रिमिनल्स के पेरेंट्स को चोई का एड्रेस पता चल जाता है और वो लोग चोई के पापा को पिटीशन फाइल में चोई के साइन कराने के लिए 50 मिलियन वॉन्स देते हैं। चोई के पापा को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसकी बेटी के साथ क्या हो रहा है। अपने पापा के फोर्स करने की वजह से चोई पिटीशन फाइल में साइन कर देती है। इस वजह से चोई को न्याय भी नहीं मिल पाता
जिन 44 लोगों को चोई ने आइडेंटिफाई किया था उनमें से बस 10 लोगों को ही सज़ा मिल पाई, पर उनका आज किसी भी क्रिमिनल रिकॉर्ड में नाम नहीं है, जबकि उनमें से कुछ लोग तो आज पुलिस ऑफिसर हैं। इतनी छोटी बच्ची के साथ ये सब हुआ, पर उसके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। जो पैसे क्रिमिनल्स के पेरेंट्स से लिए थे उनमें से एक पैसा भी चोई की एजुकेशन और उसकी लाइफ इम्प्रूव करने के लिए इन्वेस्ट नहीं किया गया। चोई फिर से कॉलेज ज्वाइन करना चाहती थी, पर किसी भी कॉलेज ने रेप विक्टिम को एडमिशन देने से मना कर दिया, जिस वजह से चोई की एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पाई और अब उसे ढंग की नौकरी भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वहाँ पर ऐसा रूल है कि जिसकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं है उसे नौकरी नहीं दी जाती है। इतनी छोटी सी बच्ची ये सब सहने के बाद आज बद से बदतर कंडीशन में रह रही है और उसके साथ कोई भी नहीं है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना और ऐसे ही केसेस को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।